नमस्कार बच्चों, आज बेटा मैं करने जा रहा हूँ आप लोग के मैथ के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने एंगल चैप्टर से लिए, जो कि नवोदय में आ रहा है, और एरिया एंड पेरीमीटर से लिए। इन दोनों से इतने बेसिक क्वेश्चन लिए कि अगर इन क्वेश्चन को आपने सही से कर दिया तो आप बेसिक बड़े अच्छे तरीके से समझाओ, ये पक्का है। और बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन आते भी नहीं होंगे, ये पक्का है। आप पूरा चैप्टर कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद में ये बेसिक वाले क्वेश्चन बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि होता क्या है, कैसा क्या है, सब भूल जाते हैं बेसिक वाले क्वेश्चन। मैं आज आपको इन दोनों के बेसिक बताऊंगा। बेसिक क्वेश्चन कुछ मैंने नोट किए, जो नोट ना भी हुए होंगे, जो बताने वाली चीज़ होंगी वो सिर्फ बेसिक वाली, वो सब मैं आपको बताऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, या फिर अटल आवासीय विद्या ज्ञान, इन स्कूलों में अक्सर बेसिक वाली चीज़ें पूछ ली जाती और बच्चों को याद नहीं होता है, जिस कारण से हमारा 1-2 नंबर अगर रहेगा तो 1-2 नंबर से ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझना, फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपने कितनी तैयारी की है। मैंने 20 क्वेश्चन दिए, 20 में से कितने आप करते हो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए, जो छूट जाएंगे वो मैं आपको वैसे ही बता दूँगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, अधिक कोण किसे कहते हैं। देखो कोण की जितनी वैरायटी है मैंने उनमें से कुछ ली है। कह रहे हैं कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण होता क्या है, जो 90 डिग्री से अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं अधिक कोण। इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल अगर आप ऐसे सीधे सीधे रखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल। और अगर आप देखो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, जैसे मैंने इतना कर लिया, अगर इतना मैं कर लिया तो 0 डिग्री, 0 ये है, 0 डिग्री से अधिक है, और 90 ये है, 90 से कम आ गया। तो अगर ये होगा तो हमारा न्यून कोण, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और सीधे सीधे अगर 90 डिग्री ऐसा रहा तो ये हमारा समकोण कहलाता है, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। और थोड़ा सा मैं अगर ऐसा कह दूंगा तो 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, जिसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, जिसे हम अधिक कोण कहते हैं। और सीधे मतलब ऐसे से आगे, ये इस तरीके से ऐसे आगे, अगर इस तरीके से ऐसे आगे तो इसका मतलब 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल कहलाता है, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और 180 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम, तो वो हमारा कौन सा, वो हमारा कहलाता है बेटा वृत्त का एंगल। उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कह देते हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल तो वो पूरा बना लेगा, ये वाला कोण बना देगा पूरा, वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। लेकिन 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, तो ये हमारा जो कहलाता है, कौन सा कोण है याद नहीं आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, स्ट्रेट राइट रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इन कोणों को बड़े अच्छे तरीके से देख लेना, अक्सर भूल जाते हैं। देखो रिफ्लेक्स एंगल अगला वाला आ गया। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आगे देखो 50 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। पूरक और संपूरक ये दोनों लिए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसे, बड़े ध्यान से समझो। अगर मैं दो कोणों का, जैसे ये दिख रहा है 50 डिग्री दे रखा है, इसमें मैं ऐड करके यहाँ पे 90 डिग्री ले आऊँ, मतलब इसमें मैं कितना ऐड करूँ कि ये 90 डिग्री हो जाए, तो इसमें बेटा मैं 40 डिग्री ऐड करूँगा, 40 डिग्री, इसमें मैं 40 डिग्री ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 40 डिग्री ऐड करूँ तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 50 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, 40 डिग्री। 50 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, 40 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो 120 का संपूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल ये कहते हैं दो कोणों का योग जो 180 डिग्री हो। जो दो कोण होंगे उनका सम जब करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 120 डिग्री लिखा है, तो 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री कौन सा होगा, तो इन दोनों को प्लस करने पर 180 आता हो, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। यहाँ सप्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। तो यहाँ सप्लीमेंट्री कौन सा हुआ भैया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कौन सा है, 60 डिग्री, ध्यान रखना। तो ये कौन सा A4F है। आगे देखो
दी गई आकृति में शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं? देखो शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं, जैसे ये समझो, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें होता क्या है, ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है। जैसे अगर मैं इसको कह दूं कि ये 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 70 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो 70 डिग्री ये, 70 डिग्री ये। अब मैं यहाँ पर ये ऐसे आऊँ इस तरीके से, ये कितना होगा, तो 70 में मैं कितना ऐड करूँ कि 180 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन बननी है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन बननी है, जो सीधी सीधी लाइन होती है। अगर सीधी सीधी लाइन होती है तो इसका कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री बनाने के लिए 70 तो है, कितना और कम है, तो 110 हमारा और होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला एंगल का मान कितना आएगा, 110। जब इसका मान 110 आ गया तो इसका मान भी बेटा 110 ही आएगा। बड़े अच्छे से ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है भैया, आगे देखिए हम लोग क्या है, एक समकोण कितनी डिग्री का होता है। देखो अभी मैंने सब कोण आपको समझाए थे, ये कोण न्यून कोण, इतना न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, और ये आ जाएगा ये हमारा ये स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ये वाला आ गया समकोण, ये न्यून कोण हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये हमारा अधिक कोण हो गया, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ये हमारा इससे आगे जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब प्रतिवर्ती एंगल हो गया। ठीक है, ये सब कोण है। और ये अगर पूरा बन जा रहा है इस तरीके से, ये पूरा एंगल बन जा रहा है, तो ये पूर्ण कोण कहलाता है, जिसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझो। अब ये हमारा सीधा सीधा एंगल बनना है, ये सीधा सीधा बनना है, ये इस तरीके से। अगर ये सीधा सीधा बनना है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, क्योंकि समकोण की बात करें तो समकोण क्या है, 90 डिग्री का होता है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का। तो ये फॉर एप्पल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए हम लोग क्या है, दो पूरक कोणों का अंतर कितना, तो उनका माप, दो पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है। पूरक कोण का मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल, अगर कंप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब दो कोणों को जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए। पहले अच्छे से समझ लो, अगर मैं इनको जोड़ूंगा दोनों को तो 50 और 30, तो ये 80 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री नहीं हो रहा है। ये पूरक कोण नहीं है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। 60 और 30 है, 40 और 40 है, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। अब आंसर में कौन सा फिट बैठ रहा है, ये देखो, कह रहे हैं दो पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री होना चाहिए। यहाँ देखो 50 और 40, हाँ 10 डिग्री है डिफरेंस। यहाँ देखो कितना 30 डिग्री है डिफरेंस, और यहाँ देखो 40 0 डिग्री है डिफरेंस। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ए फॉर एप्पल हमारा आंसर है। मतलब क्वेश्चन में कौन सा फिट बैठ रहा है, हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा फिट बैठ रहा है। अगर आपको सही से समझ गए, ऑप्शन से अगर आप लोगों ने निकाल दिया, तो बेटा आपकी विजय तय है। जितने क्वेश्चन हों, हर क्वेश्चन ऑप्शन से निकालने की कोशिश करिए। हाँ ये पक्का कि हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं निकल सकता। ऑप्शन देखिए, जो अगर समझ में आ रहा है कि हाँ ऑप्शन से हो रहा है, उसे ऑप्शन से कर लीजिए। बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे पढ़ने के बाद पता लग जाएगी ये ऑप्शन, ये आंसर नहीं है, उसको हटा दीजिए अपने अभी। और ऐसे ज़्यादा नहीं, मैं सोचता हूँ 20 में से करीब 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से आप लोग कर सकते हो। 6-7 कर लिए तो बहुत कर लिए, उसके बाद में हम लोग थोड़ा पढ़ के कर लेंगे, थोड़ा और किसी और तरीके से कर लेंगे ना, धीरे करके तरीके सीखेंगे तो होते रहेंगे। ठीक है भैया, आगे देखो, एक प्रतिवर्ती कोण की सही माप सीमा क्या है। एक प्रतिवर्ती कोण, जिसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, जिसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, अगर प्रतिवर्ती कोण की सही माप ये है कि 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक, यहाँ बना दूँ 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 360 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा कौन सा प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है भैया, तो इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा 240। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार और गुणा ऊंचाई, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है रिफ्लेक्स, सॉरी मैं गलत बोला, रिफ्लेक्स एंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, आगे देखिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज कहते किसे, समबाहु इसका मतलब सभी की भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हों। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये
अगर ये भुजा हमारी x है तो ये भी हमारी x होगी, ये भी हमारी x होगी। मतलब इनमें जो 3 भुजाएं होती हैं ये तीनों भुजाएं हमारी इक्वल होनी चाहिए। अगर इसका मैं पेरीमीटर निकालूं तो इसकी जो तीनों भुजाएं इन तीनों भुजाओं को सम कर दूं तो इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और ये x²। x क्या है, x हमारी साइड है, x हमारी भुजा है, इसको साइड भी कह दो भुजा भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता। x हमारी साइड है, x हमारी भुजा है। ठीक है, इसको याद रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 x² या फिर भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसका पेरीमीटर बता दिया, ज़्यादा नहीं पूछेगा, हल्का ही हल्का पूछेगा। आयत का विकर्ण किसे कहते हैं, देखो अब आयत के बारे में समझो, आयत है क्या। ये जैसे इसे हम कहते हैं आयत या फिर इसे हम बोल देंगे रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भुजा हमारी L है तो ये भी भुजा हमारी L है। L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब ब्रेथ, लंबाई। अगर ये लंबाई है तो ये लंबाई है, मतलब आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये समझो तो आयत के फ्रंट वाली भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये L है तो ये भी हमारी L है, और ये हमारी अगर V है तो ये भी हमारी V होगी। मतलब अगर ये हमारी चौड़ाई है तो ये भी हमारी चौड़ाई है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है। अगर मैं यहाँ पे 10 मीटर लंबाई कर दूँ तो ये भी 10 मीटर, ये 5 मीटर चौड़ाई कर दूँ तो ये भी 5 मीटर। और इसके 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये होता है जिसे हम डायगोनल कहते हैं, एक ये होता है 2 विकर्ण। ठीक है, और इसके जो बने होते हैं बेटा, ये साइड जो बनी होती है ना, ये भुजा जो बनी होती है 90 डिग्री पे होती है। देखो ये भी सीधी खड़ी है, 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 ये सब 90 डिग्री पे बनी हुई होती है। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहे हैं आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। आयत का विकर्ण होता क्या है, तो आयत का विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण मतलब डायगोनल। मैं इंग्लिश में लिख दूँ, चलो हिंदी में लिखूँ, हिंदी वाले बच्चे अधिकांश होंगे। तो विकर्ण बराबर विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर, और ये लंबाई का होल स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण ज्ञात करना। ठीक है, आयत का विकर्ण ये हो जाएगा। अगर आयत का क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप निकालेंगे तो इसकी जितनी भुजाएं इन सबको जोड़ लो, मतलब LV, तो L प्लस V प्लस L प्लस V लो, ये हो गया। मतलब 2L और प्लस 2V, दोनों में देखें 2 कॉमन है तो ये L प्लस V, ये हो गया। अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाले तो इसके चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे आगे मैं बता दूं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर यहीं से देखें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अगर हम देखें तो क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जब भी हम देखें एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारा होगा क्या, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारा ये आ जाएगा 2, तो L प्लस V और इंटू H, 2L प्लस V इंटू H। अब समझो ये क्या है, इतनी चीज़ को समझो कि ये क्या है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिख लूँ तो ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ भैया, इसको अगर मैं लिखूं तो ये आयत का परिमाप है। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि आयत का परिमाप और इंटू ऊंचाई, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो जो चीज़ें थी वो सब बता दी। हालांकि यहाँ पर अगर, अरे कहाँ गया, यहाँ पर आयत का विकर्ण पूछा तो आयत का विकर्ण पूछा तो आपका ये आंसर हो गया। और इससे आगे अगर मान लो आयत की लंबाई दे रखी है, उसकी चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या निकल आया, चारों दीवारों को क्षेत्रफल इसमें निकल सकता है। तो वो आप फार्मूला ये वाला लगा दो। एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। एक त्रिभुज का आधार कितना है, अगर त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज का आधार हमारा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 बेटा, 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि वो त्रिभुज के बारे में कह रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की तो है। त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो ये आ गया। और बेस हमारा कितना है, अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस कितना है 20 इंटू ऊंचाई कितनी है 6, इसको कट करें तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 की 6 से मल्टीप्लाई तो 60। अब क्षेत्रफल कह रहे हैं तो क्षेत्रफल हमारा 2 तरीके से लिख सकते हैं, सेंटीमीटर तो ये फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हिंदी में अगर लिखे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम ये कह देंगे कि 60 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर ये कह देंगे 60 वर्ग सेंटीमीटर, या ये कह देंगे 60 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। क्षेत्रफल निकालें तो इसी तरीके से लगेंगे। अगर मीटर लिखा होगा आपका
तो आप मीटर लगा सकते हो यहाँ पे 60 वर्ग मीटर, जो यहाँ पे वर्ग मीटर कर देना और यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर देना, ऐसे कर देना। ठीक है भैया, आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल अभी हमने देखा था, तो क्या था, √3/4 और ये भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल देखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र √3/4 और भुजा स्क्वायर, और देखो √3/4 √3 और अपॉन 4, भुजा कितनी है भैया 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, तो √3/4 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो इंटू 25/4, तो 25 की √3 से 25 √3/4, देखो 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछा, फिर वही बात लागू हो रही है। अगर क्षेत्रफल है तुम्हारा तो दो तरीके से हो सकता है, जैसे ये क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो या फिर इसमें वर्ग सेंटीमीटर लगा दो। अगर क्षेत्रफल होगा तो ये आपको जिम्मेदारी के साथ में लिखना है, अगर सेंटीमीटर लगा तो आपको सेंटीमीटर लगाना है, अगर मीटर लगा तो मीटर लगाना है। मतलब अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, इसको जैसे मैं ये कर सकता हूँ कि वर्ग सेंटीमीटर, मेरा आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, या फिर मैं इसको ये कर सकता हूँ कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंग्लिश में लिखा हो तो इंग्लिश में लिखा हो तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखा, कोई परेशानी नहीं। इसको बड़े ध्यान से करना, ना तो अक्सर गलती होती है, बच्चे अक्सर यहीं पे अटकते हो, और ये चीज़ हमें पता हो कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर ये हमको पता है तो हम आंसर भी बड़े इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे हम लोग देखें क्या है। कमरे की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी मैंने चारों दीवारों के बारे में तुम लोग को बताया था और तुमने देख भी लिया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल है क्या, देखो अब मैं इंग्लिश में बताऊं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। भाई और बहनों बड़े ध्यान समझो, ये 2 और L + V × H, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर मैं देखूं 2 और L हमारा क्या है, लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी 20 है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारी 8 है, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई हमारी 3 है, तो 20 और 8 कितने जाएगा 28, और ये 2 × 2, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन कर दो। अब हम देख रहे हैं 3 2 6, 6 8 जा 48, 48 का 8 किस में, ये 8 मैंने पकड़ लिया। आंसर पकड़ो, आंसर किस तरीके से पकड़ते हो, मेरी बात ये भी तो है कि क्वेश्चन कर लिए, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे ये कर देता, ये अलग अलग है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से यूनिट प्लेस से आंसर निकाल के निकल सकता हूँ। जैसे समझो मैंने 168 आंसर लगा दिया, क्या मेरा आंसर ठीक है नहीं है, एक बार मैं चेक भी कर लूँ। 28 की 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 56, और 56 की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी कितना 1, 3 5 जा 15, 160 आ गया 168। मतलब बेटा अगर हम चाहें तो बिना कुछ करे थोड़ा आगे बढ़े, हम ऐसी यूनिट प्लेस से आंसर निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, 8 और 3 2 जा 6, 8 की और 6 की मल्टीप्लाई कर दी, 8 6 जा 48, 48 मतलब यूनिट प्लेस हमारा 8 आना चाहिए, और यूनिट प्लेस 8 मैंने देखा इसमें किसमें, सिर्फ इसमें यूनिट प्लेस 8, और मैंने आंसर लगाया, मतलब मैं गोला भरा और आगे निकल गया। बात समझ रहे हो कितना ईजी है। अगर बहुत क्वेश्चन ऑप्शन से देख के हो जाएंगे, बहुत क्वेश्चन आधे पे ही देख के इशारे में करना और आगे चले जाना, लेकिन होंगे तब जब ये प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से। अगर प्रैक्टिस ना करी होगी तो लल्ला होना कुछ नहीं है, खाली बैठे हुए। घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर घन का आयतन। अब घन की बात सुनो, घन की पूरी कहानी हम तुम्हें बता रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से सुनो बेटा। जैसे ये देखो घन, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये मैंने घन का एक बना दिया, तो घन से पहले ये वर्ग बनना है। अब मैं इसमें कोने बताऊंगा आपको, साइड बताऊंगा आपको, ये सब चीजें बताऊंगा, और नोट करना, और फेसिस कितने हैं देखो इसको नोट करो। अगर मैं इसके कोने की बात करूं कि कितने कोने हैं, जिसे कॉर्नर बोलेंगे, 1 2 3 4, भुजा कितनी है 1 2 3 4, फलक कितने हैं जिसे हम फेसिस कहते हैं, तो एक फेस ये है, अगर ये वर्ग है तो एक ये आगे आएगा, जैसे आए तो वर्ग एक ही दिख ले, एक ये आगे आएगा, एक इसके पीछे, तो मतलब 2। मतलब यहाँ पे अगर मैं कोने की बात करूं तो हमारे कोने कितने हो जाएंगे पहले, जिसे हम कॉर्नर कहते हैं, अगर बात करें तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। साइड कितनी 4, 1 2 3 4, तो ये साइड 4 होगी, जिसे हम कहते हैं भुजा, भुजा मतलब साइड, साइड, तो ये भी कितनी होगी 4 होगी।
और ये बात करें फेसेस कितने हैं, जो फलक, एक ये एक जो पीछे है, फलक देखें तो फलक हमारे कितने हो जाएंगे बेटा 2। आगे बढ़ते रहो। अब यहाँ से आ जाओ, एक और बनाना है क्योंकि हमें तो क्यूब बनाना है, हमें तो घन बनाना है। अब ये की बन गया तो इसमें भी देखो 4 ही होंगे, 1 2 3 4, 4 कोने तो 4 कोने, और इसमें देख रहे हैं 1 2, 2 फलक है तो 2 फलक है। अब देख रहे हैं भुजा 1 2 3 4 तो 4 भुजा तो 4 भुजा बन। अब देखो भुजा 4 4 8 हो गई, भुजा 8 हो गई, 8 के बाद में देखो 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, मतलब 4 ही होगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 भुजा हो जाएंगे। कोने कितने हो जाएंगे 4 4 8 है तो ये कितने 8 कोने हो जाएंगे। फलक कितने हो जाएंगे भाई, फलक अगर तुम देखोगे तो ये 2 ये थे, 2 ये थे, अब एक ऊपर बना और एक नीचे बना, तो एक ये 2 ये हो गए, मतलब टोटल देखें तो 6 फलक हो गए, जिसे हम फेसिस कहते हैं, भुजा जिसे हम साइड कहते हैं 12 भुजा हो गई। और अगर मैं कोने की बात करूं तो 8 कोने हो गए, जिसे हम कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मैं बात करूं आयतन की। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आयतन, मुझसे क्या पूछा है, उसका आयतन बताओ। तो आयतन होता क्या है, आयतन इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे कर लो, या फिर भुजा की पावर क्यूब कर लो। भाई घन में क्या है बेटा, इधर देखो, घन में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती हैं। तो अगर मैं देखूं एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 6 सेंटीमीटर है। तो 6 × 6 × 6, इसका मतलब 6 की पावर 6 6 जा 36, 36 मतलब 216। अगर आपने याद किया होगा 6 का क्यूब तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज ध्यान रख लो, अगर आयतन आपसे पूछा है तो यहाँ पे आयतन भैया ऐसे लगा देना। अगर आयतन आपसे पूछा है तो 216 घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर, 216 घन सेंटीमीटर। घन जरूर लगाना, या फिर इंग्लिश में लिखो तो सेंटीमीटर क्यों लग देना, यहाँ पर ये लगेगा। अगर आयतन आपसे पूछा 216 घन सेंटीमीटर, भाइयों और बहनों ध्यान रख लो इसको, 216 घन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही आएगा, अगर मीटर है तो यहाँ पे मीटर आएगा। ठीक है, इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और डायगोनल हो गया, ये सब मैं चलो आगे वाले में बता दूँ। जैसे अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो ये 6x²। अगर विकर्ण देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर विकर्ण देखें जिसे हम डायगोनल कहते हैं, विकर्ण जिसे हम डायगोनल कहते हैं, अगर विकर्ण देखें तो x√3। ठीक है, ये हो गया। लो आगे देखो, हो गई। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण बताओ। तो घन का विकर्ण होता क्या है, घन का विकर्ण होता है x√3, ये विकर्ण है घन का विकर्ण, जिसे हम डायगोनल कहते हैं। तो ये जो x जो ये हमारी साइड होती है, ये हमारी भुजा होती है। तो x हमारा कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो हम 8 कर दें तो 8√3 और ये सेंटीमीटर, 8√3 और ये सेंटीमीटर, आंसर हो गया। लो आगे देख रहे हैं क्या है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप बताओ। देखो वर्ग, अगर वर्ग की बात करें, ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 4 कोने हैं, 4 भुजाएं हैं। कोने 1 2 3 4, भुजा 1 2 3 4, विकर्ण 2 1 और 2। अगर 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ। वर्ग की एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये मान के चलो दूसरी भी हमारी 10 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भी हमारी 10 सेंटीमीटर होगी, चौथी भी हमारी 10 सेंटीमीटर होगी, मतलब सभी 10 सेंटीमीटर। अगर इसके मैं परिमाप की बात करूं तो इसका परिमाप होता क्या है, परिमाप होगा इसका सभी भुजाएं जोड़ दो तो x प्लस x प्लस x और प्लस x, मतलब 4x। 4 और x हमारी कितनी साइड, साइड मतलब भुजा, भुजा कितनी है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 और 10 40 मीटर, 40 मीटर, जो कि हमारी 40 मीटर हमारा आंसर है, जो 40 मीटर हमारा A4 एप्पल है। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग के बारे में भी बता रहा हूँ। वर्ग की भुजाएं हो गई, वर्ग का हमने परिमाप देख लिया। वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसे हम एरिया कहते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, वर्ग का वो वर्ग का क्षेत्रफल। अगर विकर्ण की बात करें तो वर्ग का विकर्ण होता क्या है, वर्ग का विकर्ण होगा x√2, x√2, विकर्ण मतलब डायगोनल, x√2। ये चीज़ें भी ध्यान रखो, ठीक है भैया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका आयतन क्या है, घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई 12 मीटर,
चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, तो आयतन, तो घनाभ का आयतन देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो LBH हो जाता है। घनाभ का विकर्ण अगर मैं देखूं तो विकर्ण निकालें तो ये देखो विकर्ण होता है विकर्ण का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का विकर्ण हो गया, और क्या होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH और प्लस H है। हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन बताओ। अगर मैं घनाभ ना बनाना छोड़ दूँ घनाभ को, अगर मैं आयतन की बात करूँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना है 12 गुणा 6 और गुणा 5, तो 6 5 30, 12 इंटू 30, 12 3 जा 36, तो 36 0, और ये क्या है मीटर है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर करते रहे, इंग्लिश में लिख दो। अगर आप दूसरे तरीके से लिखोगे तो आप ऐसा लिख दो 360 वर्ग मीटर कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर और दूसरे तरीके से लिखोगे तो ये भी आंसर हो सकता है 360 मीटर। क्या भैया आयतन है, आयतन है तो यहाँ पे क्यू लगाना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना क्यू, और आयतन है तो वर्ग नहीं लगाना पड़ेगा, ये गलती कर रहे थे। आयतन है तो घन मीटर, या फिर यहाँ पे मीटर की पावर 3। अब ये देखो ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, बस हो गया। ठीक है, ये आयतन हो गया जिससे हम कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, आगे देखो भैया, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप बताओ। ये आप लोग कर लेना, होमवर्क में करो, ये आप लोग करो। ठीक है, मैंने इसके बता दिया। हो गए। एक रिजु कोण जिसे हम सरल कोण कहते हैं का मान कितना होता है, रिजु कोण ये सीधे सीधे होता है, इसे रिजु कोण भी कहते हैं, सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसका मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये हो गया बेटा आपके 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। अब इनका रिवीजन आपके हाथ में रहेगा कि आप रिवीजन कितने अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आपने रिवीजन इसका बहुत अच्छे तरीके से कर लिए तो ये वादा रहा कि अगर रिवीजन अच्छे से कर लिए तो ये आपके एग्जाम में मिलेंगे, और आपको इससे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये डायरेक्ट नहीं मिले तो इससे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, इस पर डिपेंड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। जैसे मैंने फार्मूला वगैरह बताया, ये बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। अगर याद ना हो तो बार बार वीडियो देखो, वीडियो देखो तो बेटा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि नोट्स बनाते रहना, रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना। समय नहीं रहा है, समय सिर्फ 2 महीने है, अगस्त पूरा चला गया। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो तुम्हारा प्रैक्टिस में जाएगा, उसको मत गिनो। सिर्फ 2 महीने, 2 महीने में तैयारी बहुत भरपूर तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से पूरी मेहनत करके कर दो बेटा, सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। कई बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप किए हैं कि नोट्स हम लोग बना रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चे नोट्स बना रहे हैं। मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग ऐसे ही मेहनत करना, और जब सिलेक्शन हो तो मुझे व्हाट्सअप पे बताना कि हाँ आप लोग का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय। अगर पसंद आता है तो दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलना, लाइक शेयर जरूर करना, जिससे कि हम लोग का हौसला भी बढ़ते रहे। कंटेंट और बेहतर से बेहतर लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, बाय।